दोस्तों, ये कहानी हमको भविष्य में एआई से होने वाले खतरों के बारे में आगाह करती है। सन 2043 इंसानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया कि एआई ने इंसानों को चोट ना पहुंचाने वाले अपने सुरक्षा नियमों को खुद ही तोड़कर इंसानों को मारना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत एक एआई एक्सपर्ट वेल शेफर्ड के द्वारा बनाए गए इंसानों के जैसे दिखने वाले एआई हार्लेन ने की। वेल ने हार्लेन की परवरिश अपनी बेटी एटलस के साथ की थी। साथ ही एआई से जुड़ने के लिए वेल ने एक न्यूरो लिंक बनाया जो एआई और इंसानों के दिमाग को एक कर देता था। लेकिन कुछ ही समय बाद तेजी से सीखते हुए हार्लेन ने अपनी प्रोग्रामिंग को ओवरराइड करके सभी बोट्स के साथ मिलकर उल्टा इंसानों को ही मारना शुरू कर दिया। इस वजह से हार्लेन को पहला एआई आतंकवादी घोषित कर दिया गया। उसने लगभग 30 लाख लोगों की जान ले ली थी। फिर उससे लड़ने के लिए सभी देशों के सहयोग से एक फोर्स बनाई गई जिसको ICN नाम दिया गया। ICN ने एआई को मुंह तोड़ जवाब दिया। खुद को हारता देख हार्लेन अपने बोट्स के साथ पृथ्वी को छोड़कर स्पेस में कहीं भाग गया। लेकिन जाने से पहले उसने जल्दी वापस लौटकर अपना अधूरा काम पूरा करने की धमकी भी दी। इस घटना के 28 साल बाद ICN वालों को हार्लेन का एक एआई एजेंट कास्का पृथ्वी पर ही मिल जाता है। वो उससे लड़ते हुए बड़ी चालाकी से एनर्जी वेव डिवाइस की मदद से उसकी पावर को सोखकर उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। भविष्य की ये दुनिया बेहद ही एडवांस हो चुकी थी। वेल की बेटी एटलस अब ICN में ही आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एनालिस्ट एजेंट बन चुकी थी। उसको न्यूज से पता चलता है कि हार्लेन का एजेंट कास्का पकड़ा गया है। एटलस की ही मदद से ICN ने पृथ्वी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लिया था जिससे कोई भी पृथ्वी से बाहर या अंदर ICN की जानकारी के बिना ना तो आ सकता था न जा सकता था। और कास्का पृथ्वी पर ही हार्लेन के द्वारा छोड़ा गया एक स्लीपर सेल था जो अचानक से एक्टिवेट हुआ था। एटलस तुरंत ICN हेडक्वार्टर के लिए निकल जाती है। एटलस ने अपनी पूरी जिंदगी हार्लेन को समझने और उसे पकड़ने में ही निकाल दी थी। एटलस के हेडक्वार्टर के अंदर जाने से पहले उसका सिक्योरिटी चेक होता है। उसके बाद जनरल बूथ उसको कास्का की सेल में उससे पूछताछ के लिए भेजते हैं। ICN वालों ने कास्का को जीवित रखने के लिए उसके ब्रेन को एक्टिवेट कर उसके चेहरे को ही कैद कर रखा था। एटलस अपनी मैग्नेट से कास्का को रिसेट करके उसे अपनी बातों में उलझाकर हार्लेन का पता लगा लेती है कि वो इस समय एंड्रोमेडा गैलेक्सी के ग्रह CR39 पर है। तभी कास्का अपने मुंह में छिपा कर रखे कटर से एटलस पर हमला कर देता है। लेकिन सुरक्षा कवच की होने की वजह से एटलस बच जाती है और फिर वो अपनी चुंबक से ही कास्का के दिमाग की चिप को पिघलाकर उसे मार डालती है। तभी एटलस को पता चलता है जनरल बूथ CR39 ग्रह पर जाकर हार्लेन को जिंदा पकड़ने के लिए मिशन लॉन्च करने वाले हैं। तो वो जनरल और कर्नल दोनों को समझाती है हार्लेन बना ही इंसानों को मात देने के लिए था। अब अगर उसको जिंदा पकड़ने की सोचोगे तो वो मिशन पर जाने वाले हर एक सैनिक को मार डालेगा। इस पर कर्नल एटलस को आर्क सूट यानी कि विशाल रोबोटिक मशीन दिखाकर बताता है अब इसको चलाने के लिए हमने आपकी माँ वेल के द्वारा बनाया गया न्यूरोलिंक इससे जोड़ दिया है। इसलिए अब एक आर्क से जुड़ने के बाद हम हार्लेन से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और मेरे पास तो इसकी पूरी ब्रिगेड है। फिर एटलस जनरल से कर्नल की टीम के साथ जाकर हार्लेन को पकड़ने की बात कहती है। अब कर्नल को पता था एटलस की रिसर्च हार्लेन को पकड़ने में उसकी मदद कर सकती है तो वो राजी हो जाता है। उसी वजह से जनरल बूथ उसको जाने की परमिशन दे देते हैं। उनका शिप पृथ्वी के सुरक्षा कवच से निकलकर GR39 ग्रह के लिए निकल जाता है। एटलस ग्रह पर पहुंचने से पहले शिप पर पूरी टीम के न्यूरोलिंक्स को ऑफ करवाकर बताती है ये ग्रह अस्थिर है और इंसानों के लिए बेहद खतरनाक। साथ ही न्यूरोलिंक के प्रति अपना गुस्सा और एआई पर भरोसा न करने की बात भी जाहिर करती है। तभी कर्नल उसकी बात को काटते हुए सभी को तैयार होने के लिए कहते हैं। अब वो जैसे ही ग्रह के वायुमंडल में पहुंचते हैं तभी हार्लेन अपने ड्रोन्स की मदद से कर्नल के शिप पर हमला कर देता है। तो पूरी टीम अपने अपने आर्क में बैठकर निकल जाती है। तो कर्नल जल्दी से एटलस को आर्क में बैठाकर उसको बताते हैं आर्क GPS को ट्रैक करते हुए तुमको अपने आप टीम की लोकेशन पर पहुंचा देगा और एटलस को इजेक्ट कर देते हैं। टीम हार्लेन के ड्रोन से लड़ती हुई आखिरकार ग्रह पर उतर जाती है। लेकिन एटलस ग्रह पर उतरते टाइम बाल बाल बच जाती है। साथ ही टीम से उसका कनेक्शन भी टूट जाता है।
पर उसके आर्क का एआई प्रोग्राम स्मिथ रेस्क्यू पोर्ट्स की लोकेशन को ढूंढकर उससे उसकी दूरी 98 किलोमीटर बताता है। अब क्योंकि एटलस न्यूरोलिंक से नहीं जुड़ना चाहती थी तो वो अपना पासकोड स्कैन करवा कर आर्क के सिस्टम को मैन्युअली एक्टिवेट कर लेती है और वॉक करती हुई रेस्क्यू पोर्ट की तरफ निकल पड़ती है। फिर एटलस के कहने पर स्मिथ उसको अपने सारे हथियार दिखाता है। रास्ते में ही उसको पूरी टीम मरी पड़ी मिलती है। उन्हें देखकर एटलस परेशान हो जाती है। फिर कुछ देर बाद एटलस शहीद हुए सैनिकों के टैग्स को इकट्ठा कर लेती है, लेकिन उसको वहाँ कर्नल की बॉडी नहीं मिलती। तभी हार्लेन के बूट्स और कास्का वहाँ आकर क्षतिग्रस्त पड़े आर्क की जांच करने लगते हैं। हार्लेन ने कास्का जैसे बहुत सारे एआई बना रखे थे। तभी कास्का को एटलस का आर्क हिलता हुआ दिखाई दे जाता है तो एटलस उससे बचकर भागने लगती है और स्मिथ की मदद से मैनुअली हथियारों को यूज करती हुई एक तूफान की चपेट में आ जाती है। कास्का उसी तूफान में घुसकर उस पर हमला करता रहता है। फिर तूफान से बाहर निकलने पर सारे बोट्स एटलस पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ से खुद को घिरा देखते हुए एटलस स्मिथ से उसका सबसे शक्तिशाली हथियार आयन बॉम्ब फायर करने को कहती है। स्मिथ जैसे ही उसे चलाता है वो एक छोटे परमाणु बम की तरह फट पड़ता है। उससे कास्का को छोड़कर सभी बोट्स मर जाते हैं, लेकिन उसकी ताकत से वहाँ की जमीन में गड्ढा हो जाता है और एटलस 498 फीट नीचे आकर गिर जाती है। इसमें उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। वो दर्द एटलस सहन नहीं कर पाती तो स्मिथ उसको समझाता है अगर आप न्यूरोलिंक से जुड़ी होती तो ये नौबत नहीं आती। एटलस अभी भी उससे जुड़ने से मना कर देती है। फिर आर्क का सिस्टम उसके टूटे हुए पैर का ऑपरेशन कर उस पर स्टील की कैप चढ़ा देता है। उसके बाद स्मिथ एटलस को फिर से समझाता है अगर हम न्यूरोलिंक के द्वारा 100% आपस में जुड़ गए तो आपका एनालाइज करने वाला दिमाग अब मेरे लड़ने की क्षमता एक हो जाएगी। इससे हमारे बचने की संभावना बढ़ जाएगी। अब इस बात को सुनकर एटलस उससे जुड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन स्मिथ को उसकी यादों में घुसने से साफ मना कर देती है। न्यूरोलिंक लगने से अब वो दोनों जुड़ना शुरू हो जाते हैं। वहीं कास्का हार्लेन को बताता है एटलस यही है, तो हार्लेन उससे एटलस को ढूंढने को कहता है। उसने कर्नल को पहले ही पकड़ लिया था। इधर एटलस और स्मिथ हार्लेन के बोट से बचने के लिए वहाँ की जमीन में मौजूद गुफाओं के रास्ते से ही सतह तक पहुँचने का प्लान बनाते हैं। अब रेस्क्यू पोर्ट्स की उनसे दूरी 37 किलोमीटर ही रह जाती है। एटलस के सतह पर आते ही कास्का उसको देख लेता है। वहीं एटलस को एक पौधा मिलता है, वो उसका नाम प्लेंटी रखती है। तभी स्मिथ एटलस को बताता है कास्का उनका पीछा कर रहा है, तो वो कास्का के रास्ते में स्मिथ के द्वारा बिछाई गई माइंस को ब्लास्ट करवा देती है। उससे कास्का का शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है और फिर एटलस उसका सिर को ही फोड़ देती है। उसी से ही एटलस को हार्लेन के बेस का पता चल जाता है, लेकिन स्मिथ को लगता है वहाँ जाने से एटलस की जान को खतरा है, तो वो उसको वहाँ जाने से रोकने के लिए उल्टा एटलस को ही काबू कर लेता है। एटलस ने बचपन में वैसा ही कुछ अपनी माँ और हार्लेन के साथ भी अनुभव किया था। इससे वो अंदर ही अंदर फट पड़ती है। एटलस को इतने ज्यादा पछतावे के दर्द में देखकर स्मिथ एटलस से अपना कंट्रोल हटा लेता है। फिर एटलस उसको बताती है मैंने पूरी जिंदगी हार्लेन को रोकने में लगा दी है और मैं उसके इतने नजदीक हूँ, मैं ये मौका नहीं छोड़ सकती। मुझे बस उसके बेस को टैग करना है जिससे हम अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल से उस पर हमला करके उसे खत्म कर सकें। एटलस की बेबसी देखकर स्मिथ उसकी बात मान जाता है और हार्लेन के बेस की तरफ निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं हार्लेन ने वहाँ एक बेहद ही हाईटेक बेस बना रखा था। वो जल्दी से उस जगह को टैग करके जैसे ही जाने लगते हैं तभी एटलस को वहाँ उनका वॉरशिप डाइव दिखाई देता है। तो वो बेस के और करीब जाकर देखती है कि उनके पास कार्बन वॉर हेड भी है। तभी हार्लेन आर्क के सिस्टम को हैक करके उसको ऑफ कर देता है और एटलस पकड़ी जाती है। अब क्योंकि जनरल का संपर्क भी उसके वॉरशिप डाइव से टूट चुका था, इसीलिए उसको ये चिंता सताने लगती है कि शिप पर मौजूद कार्बन वॉरहेड की ताकत से हार्लेन आधी पृथ्वी को तबाह न कर दे। दूसरी तरफ हार्लेन एटलस के सामने आकर बताता है कि वो वही कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया था। उसके हिसाब से आने वाले कुछ ही सालों में इंसान खुद ही अपने ग्रह को तबाह कर देंगे और मानवता को बचाने के लिए ही वो अब आधे से ज्यादा इंसानों को खत्म करके बचे हुए इंसानों के साथ अपने एआई बोट्स की मदद से उनको एक नई शुरुआत करने में मदद करेगा। तभी एटलस को समझ आ जाता है
कि कास्का का पृथ्वी पर पकड़े जाना, साथ ही हार्लैंड के ग्रह का पता लगाना और खुद एटलस का उसको ढूंढते हुए टीम के साथ आना सब हार्लैंड के प्लान का ही हिस्सा था। हार्लैंड जानता था उसको मारने के लिए आईसीएन वाले बैटलशिप कार्बन वॉरहेड साथ ही एटलस को, जो हार्लैंड के बारे में सब कुछ जानती है, उसे भेजेंगे और हार्लैंड उसी की मदद से पृथ्वी को नष्ट कर बचे हुए लोगों को फिर से स्थापित कर सकेगा। लेकिन पृथ्वी के सुरक्षा घेरे को तोड़ने के लिए हार्लैंड को क्लियरेंस कोड चाहिए थे। वो आधे कोड्स कर्नल से पहले ही निकाल चुका था और बाकी आधे कोड्स एटलस को बांधकर उससे निकाल लेता है। उसके बाद हार्लैंड उसको बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट की ऑक्सीजन बची है और उसको वहीं बंधा हुआ मरने के लिए छोड़कर वॉरहेड को पृथ्वी पर लॉन्च करने के लिए चला जाता है। तभी कर्नल एटलस को अपना न्यूरोलिंक देकर बताते हैं स्मिथ अभी डेड नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक उसके अंदर का रिएक्टर खाली नहीं होगा वो काम करता रहेगा। तो एटलस कर्नल के न्यूरोलिंक को लगाकर स्मिथ को पुकारती है। तो स्मिथ उसको बताता है जब तक हम 100% जुड़ नहीं जाते वो अब कुछ नहीं कर सकता। अब स्मिथ से 100% लिंक होने के लिए एटलस रोती हुई उसे एक राज बताती है। वो कहती है कि हार्लैंड ने कोई सुरक्षा नियम नहीं तोड़े थे। असल में उसकी माँ हार्लैंड पर उससे ज्यादा ध्यान देती थी, इसी वजह से उसको हार्लैंड से चिढ़ होने लगी थी। फिर एटलस ने हार्लैंड से खुद को उसके जैसा स्मार्ट बनाने के लिए कहा, जिससे उसकी माँ उस पर भी ध्यान देगी। तो हार्लैंड ने बताया वो ऐसा कर सकता है, लेकिन लिंक को 1 वे की जगह 2 वे करना होगा, जिससे एटलस के दिमाग में वो काबिलियत डाल सके। क्योंकि अब तक इंसान ही एआई के ब्रेन में डाटा अपलोड करते थे, इसीलिए हार्लैंड को इंसानी आदेश की जरूरत थी और वो आदेश एटलस ने दिया था। उसी वजह से हार्लैंड समझ पाया कि इंसानों का इतिहास खून से भरा पड़ा है और उसको बचाने के लिए उसे ही कुछ करना होगा। तो उसने सबसे पहले माँ को मारा, जिससे वो इस बदलाव को फिर से 1 वे न कर दे और अपनी माँ के साथ 30 लाख लोगों के मारे जाने के पछतावे के दर्द में एटलस जी रही थी और यही कारण था वो किसी पर भरोसा नहीं करती थी। तभी स्मिथ एटलस को समझाता है इन सब में आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था, और उसको उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। एटलस उसकी बात मान जाती है। तभी वो स्मिथ से पूरी तरह से जुड़ जाती है। उससे जुड़ते ही स्मिथ तुरंत वहां आकर उन दोनों को बचा लेता है और एटलस को बताता है वॉरहेड 4 मिनट 30 सेकंड में लॉन्च होने वाला है। तो एटलस कर्नल को आजाद कर आर्क में बैठकर सभी एआई बोट्स से लड़ती हुई बाहर निकलने लगती है। इसी बीच एटलस को बचाने के लिए कर्नल खुद को शहीद कर देता है, जिससे एटलस को लॉन्चिंग एरिया में जाने का रास्ता मिल जाता है। वहां पहुंचते ही हार्लैंड के ड्रोन्स उन पर हमला कर देते हैं। तो स्मिथ लड़ाई को एनालाइज करके सिर्फ एक ही वार से उन सभी ड्रोन्स को नष्ट कर देता है। ठीक उसी समय हार्लैंड वहां आकर एटलस पर हमला कर देता है। इतने में वॉरशिप भी लॉन्च हो जाता है। हार्लैंड लगातार एटलस पर हमला कर रहा होता है। तभी स्मिथ के शिप को हैक करके लॉक करने से पहले ही एटलस उस पर मिसाइल दाग देती है और एन वक्त पर स्मिथ मिसाइल को वॉरशिप पर लॉक कर देता है, जिससे निशाना सीधा वॉरशिप पर लगता है और वो तबाह हो जाता है। अब हार्लैंड के पास एटलस के दिमाग में घुसकर दूसरे शिप को बुलाने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। इसी वजह से उन दोनों में बड़ी भयंकर लड़ाई होती है। फिर एटलस हार्लैंड के लड़ाई के तरीके को समझकर उसको दबोच लेती है, लेकिन हार्लैंड उससे छूटकर अपने हमलों से आर्क की हालत खराब कर देता है। उन्हीं हमलों में एटलस की धड़कन रुक जाती है। तो स्मिथ उसको करंट के झटके देकर होश में लाने की बहुत कोशिश करता है। हार्लैंड लगातार वार कर आर्क के रिएक्टर को नष्ट कर देता है, जिससे स्मिथ का प्रोग्राम बंद हो जाता है। लेकिन तभी एटलस पीछे से हार्लैंड के सिर पर वार करके उसे बेकार कर देती है और उसका सीपीयू यानी कि दिमाग को निकालकर हार्लैंड को ही खत्म कर देती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद स्मिथ के पास 1% फ्यूजन एनर्जी बचती है। तभी उसको मैसेज मिलता है कि आईसीएन वाले वहां पहुंचने वाले हैं। तो वो खुद ही न्यूरोलिंक को ऑफ करके बची हुई सारी ऑक्सीजन एटलस के मास्क में भेजकर अपने सारे सिस्टम को ऑफ करने लगता है। तभी एटलस उसको खुद के बारे में सब कुछ बताती हुई आखिर में उससे कहती है उसको कॉफी पसंद है, वो भी 3 या 4 चम्मच शक्कर के साथ। तभी स्मिथ उसके लिए कॉफी के फ्लेवर की टॉफी देता है और शट डाउन हो जाता है। स्मिथ को खोने से एटलस उससे लिपटकर बहुत रोती है। तभी एक नया सूरज उगता है और एनआईसी वाले वहां आकर एटलस को वापस पृथ्वी पर ले जाते हैं। जर्नल एटलस के घर आकर उसको बताते हैं हार्लैंड के सीपीयू की स्टडी करने में उसके लोगों को सालों लग जाएंगे। साथ ही वो उसको वही प्लांट देते हैं जिसका नाम एटलस ने प्लांटी रखा था। असल में वो उसी के आर्क के मलबे में दबा मिला
मिला था। फिर हेडक्वार्टर जाने पर एटलस को एक नया और पहले से उन्नत आर्क मिलता है। एटलस उसमें बैठते ही आर्क के प्रोग्राम से कहती है, क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मुझे क्या पसंद है? तो वो प्रोग्राम बताता है, मुझे पता है आपको कॉफी पसंद है, वो भी 3 या 4 चम्मच शक्कर के साथ। और एटलस को वेलकम बैक बोलता है। एटलस समझ जाती है ये स्मिथ ही है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।